ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जाति जनगणना क्या होता है कि हिंदू में बांट दो, ब्राह्मण इतना है, इसमें बांट दो, फूट डालो, राज करो, ये सबसे बड़ा काम रहा है। ये इस पे फूट डालो, राज करने का ये मेरा तरीका नहीं है। मैं किसी को गलत संदेश दूं। सवाल ये है कि अगर संविधान के अवरुद्ध है, अगर इस देश में मेरी बात सुनिए, संविधान के अवरुद्ध अगर लिखा हुआ संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना, और भारत के किस व्यक्ति ने बोला जाति जनगणना? मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं या ये बोल रहे, किसी ने नहीं बोला। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए जाति जनगणना कराना है। मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं विनोद कुमार, मैं लालगंज आजमगढ़ से आया हुआ हूँ और मैं तो कई प्रांतों में देख रहा हूँ और जो विवादित बयान आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, इनका एक लक्ष्य है कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, और जो जनता को चाहिए वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। मेन सबसे जो मुद्दे हैं शिक्षा पे, मेन चीज़ आपके रोजगार पे है। रोजगार और बेरोजगारी इतनी परम सीमा पे बढ़ गई है। यही नहीं, जितने भी सरप्राइज हैं, जिस पे भी आपके खाद्य पदार्थों से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, सामग्रियां, उस पे दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन गरीब के लोगों को हो रहा है, चाहे वह शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हों, चाहे ओबीसी को हों, चाहे माइनॉरिटी को हों। जो ये संविधान खतरे में है, वास्तव में संविधान खतरे में है। संविधान के अवरुद्ध ये शासन चल रहा है और लोकतंत्र को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और ये तभी खत्म हो सकता है जो ये वोट एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस देश में एक ही चुनाव होगा, तो ये देश की भावना से विपक्ष को भी घातक सिद्ध हो रहा है। लेकिन अभी जो ये भी कहा जा रहा है, जो दलितों, वंचितों और जो अल्पसंख्यकों को उसका जीवन में खतरा है, ये भी कहा गया। एकदम खतरे में है, क्योंकि अगर यही कांग्रेस जो 70 सालों से राज्य किया है, 70 सालों से इन्होंने शासन प्रशासन किया है, तो उसमें इतनी कमियां आई हैं कि आज वो भाजपा सीधे कर रही है। वो तो डायरेक्ट कर रही है, ये तो अंदर अंदर करते थे, ये लोग डायरेक्ट कर ख़त्म करना चाहते हैं। ये रिजर्वेशन को, पहली बात रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं तो लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा, संविधान भी खतरे में रहेगा। इसलिए हम ही नहीं, पूरे देशवासियों, जो 140 करोड़ की संख्या है देश के अंदर, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सही मायने पे लोगों को चयनित करें और चुनाव करें। क्योंकि इस देश में तमाम लोग आ रहे हैं और संत और तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनके भ्रष्टाचार का वो ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो निश्चित है कि ये संविधान और ये जो चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, चाहे 85% में कोई भी हो, उनके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन तो कांग्रेस का ये भी बयान तो बहुत गलत है ना, संविधान खतरे में है तो प्राइम मिनिस्टर को हत्या करने की तत्परता रहे, ये बयान तो सही है। हत्या का मामला जहाँ है, तमाम अभी बयान उल्टे आएंगे, क्योंकि विपक्ष और सरकार का कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आज मेरे बारे में कह रहे हैं, कल उनके भी बारे में कहेंगे, तो ये तो बयानबाजी आते रहेंगे, क्योंकि वोट लेना है। और ये जो चुनाव विधानसभाओं का है, ये प्रदेश लेवल पे, वो कहीं न कहीं उन लोगों का गुड़ा भाग रहेगा कि वोट लेने के लिए। सारा मकसद लक्ष्य है कि वोट लेकर के सत्ता में काबिज रहना। लेकिन अच्छा, इस तरह से बयान देकर वो चाहेंगे कि इस तरह से बयान देकर वोट उनको मिल जाएगा? देखिए, अगर विवादित बयान देंगे तो निश्चित है कि लोग गुमराह होंगे, क्योंकि चैनल के ही माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। सही बात शिक्षा पे नहीं कर रहे हैं, न ही रोजगार पे कर रहे हैं, न ही मेडिकल पे कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
और देश में ये व्यवसाय की बात नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ये कमियां उभर करके सामने आएंगी। तो यही जो कहीं ना कहीं अभी जो भड़काऊ जो बयान है, कहीं ना कहीं अभी जो पब्लिक को कैसा रिएक्शन आएगा उनके? अभी देखिए एक बयान आया है आपके बिहार से आया है जी, वो नीतीश कुमार जी का। देखिए वो तो ठेठ भाषा में बोलते हैं, एक्चुअली समझाने का कोई और तरीका था, उसका मजाक उड़ाया गया। क्योंकि वो वहाँ का सीएम है, मुख्यमंत्री है, हम आदर करते हैं और कहीं भी स्टेट का लेवल का हो, अगर भी पक्ष का है तो हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बयानबाजी जो जिस तरीके से हो रही है उसको इस तरह से गुमराह जनता को न किया जाए। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। जी, उत्तर प्रदेश यूपी का है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे यूपी में जैसे आप किसका देखते हो, अखिलेश को या योगी को? देखिए सरकार कोई चलाए, चाहे यूपी में अखिलेश जी चलाएं, चाहे मायावती जी, अब वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी हैं। जी, सरकार चलाना चाहिए जो चीज़ चाहिए जनता को। मेन चीज़ उनको जो शिक्षा के ऊपर है, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गरीब तबके के मजलूम के लोग हैं उनको पढ़ने लिखने की जब सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं तो तमाम यूनिवर्सिटी में इतनी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि वह पैसे के कारण वह शिक्षा नहीं ले नहीं पाता है। वह इसीलिए गरीब है क्योंकि उसको हर तरह से रोड़े सरकार करती रहती है। इसके लिए कहीं न कहीं इनकी कमी है कि आज ये सारी समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं। लेकिन अखिलेश तो कह रहा है मैं तो हटा के ही रहूंगा योगी को। देखिए सारी सरकार चोर है, विपक्ष के लोग, गरीबों को मार। विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि जो आप गलती करेंगे, जितनी बार आप गलती करेंगे उतने ही आपके प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। जी, तो आपको लगता है कि इस 2024 में अखिलेश का कुछ हो पाएगा? देखिए जहां गठबंधन की बात है, महागठबंधन की बात है, इंडिया vs एनडीए, जी, अब दो ही है, एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 40 जोड़ हैं और 40 जोड़ की वजह से आज यहाँ तक हैं। और 2024 का चुनाव आने वाला है तो जो इंडिया है, इंडिया में भी 26 या 28 चूँकि गठबंधन में लोग शामिल हुए हैं, तो जो सरकार आपने 2014 से लेकर के 2023 तक चल रहा है तो कहीं न कहीं आपकी कमी रही है कि वो सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपका पतन होना तय है। जी, जो ऐसा क्या कमी है आप बताएंगे? कमी यह है कि जो आप हिटलर शाही बात कर रहे हैं, हिटलर शाही आप यहाँ लागू करना चाहते हैं, किसी के प्रति आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि आपकी सरकार है, आप पावर का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। पावर का वहाँ उपयोग करिए जहाँ समाज का हित हो, सामाजिक कल्चर सही ठीक से हो। और आप जहाँ आप सरकार में रहकर गलतियाँ करेंगे, निश्चित है कि वो मैसेज जनता के बीच में जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार आपको सही नहीं है? योगी सरकार, देखिए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और वो चला रहे हैं अपने स्तर से, मैं उनका सम्मान करता हूं। कुछ ऐसे भी पहलू हैं कि वो धरातल पे वो चीज़ें नहीं उतर रही हैं। अच्छा, तो आपको क्या, किसको देखते हैं आप? देखिए सरकार किसी की भी हो, जनता वोट करती है। मार्गदर्शन से आपको तीनों नेता में से, जैसे कि अखिलेश की बात करें, जैसे अभी फिर बात कर रहा हूँ आपसे, कोई तीनों जैसे कि अखिलेश हो या योगी हो या मायावती हो, तीनों में से आपका ये मार्गदर्शन से आपको किसको नजर आती है? देखिए वो भी बहुजन का ही है, अखिलेश जी बहुजन के हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने स्तर से योजना जनता के बीच में फैलाने का काम किया है। और मायावती जी का जहाँ तक नज़रिया रहा वो सबको साथ लेकर के चलने वाली हैं। और फर्क यही था कि जो जातिवाद इस देश पे परम सीमा पे है कि हर जात के लोग उभर करके सामने आ रहे हैं। अगर ये कांग्रेस पिछले
22 सूत्री जो कार्यक्रम चलाया था देश के अंदर, अगर इसको सही ढंग से पालन किया होता तो इस देश में इतनी 72 पार्टियां की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अच्छा, ये जो पार्टियां है, जो अभी पार्टियां की बात किया, तो मैं चाहूँगा कि जो जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो उनको क्या बीजेपी और विपक्ष के बारे में आपको क्या राय जनता रखता है? जैसे कि आपको क्या लगता है कि देखिए, जो कमियां होती हैं सरकार की, वो विपक्ष उस मुद्दे को जनता के बीच में रखती है कि अगर आप देखिए कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सरकार में जो भी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जनता के बीच में आप लोग जाते हैं या योजना बनाते हैं, अगर वो धरातल पे नहीं दिखाई देगा तो निश्चित है कि विपक्ष का ही कोई भी दल का भी हो या जनता के बीच का हो, वो सामने वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहा है कि अभी तो पूरा जीरो टॉलरेंस में रहेगा सब। क्या जीरो टॉलरेंस में ही होगा? एक भी मतलब होगा नहीं, अभी तो होगी ही रहेंगे। ये जनता निर्णय लेगी। सरकार तो हर साल 5 साल में बदल जाती है। आज आप हैं, कल किसी और की बागडोर हो सकती है। खत्म करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको हत्या करने के तात्पर्य के लिए वो विवादित बयान दिया है। लोकतंत्र की हत्या 1984 में नहीं हुई, 1947 में नहीं हुई, ठीक है। 1984 उसके और देश में जब संविधान को पलटकर 1975 में अपना कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी रातों रात आपातकाल लगा देती, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। आज देश के प्रधानमंत्री बस ईडी के जो कार्रवाई 2013 से पहले एफआईआर दर्ज हुए ना, उस पर कार्रवाई हो रहा है, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अगर ईडी समन भेज रही है अरविंद केजरीवाल को, तो अरे क्या नाम है, लोकतंत्र की हत्या है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है तो लोकतंत्र की हत्या है। लालू यादव बंद हो रहे तो लोकतंत्र की हत्या है। सोनिया गांधी और ये जिनको अपना वो मानते हैं आइडियल, इसकी वजह से तो विपक्ष पार्टी ने आरोप लगा रहे हैं। आरोप कह रहे हैं कि अलग जो आरोप लगा रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं इस कारण की वजह से। तो इसको आपको क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे केस ना नरेंद्र मोदी की सरकार ने दर्ज नहीं किए। ये 2013 से पहले दर्ज हुए केस है, जिसपे ये सारे बागड़ बिल्ले अब एक एक करके जेल में जा रहे हैं। तड़प वहां पे, क्योंकि अब जहर क्या घोल रहे हैं, जब जेल में जाने की बारी आई ना, तो देश में जाति जनगणना का एक जहर डाल दिया। बिहार में इन्होंने ट्राई कर लिया, अब ये राहुल गांधी जाके छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, पर इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जी हम आएंगे तो मोदी ने 7 एम्स से 15 एम्स किया ना, तो हम 25 करेंगे, हम 30 करेंगे। हम इकोनॉमी को 12 से 5वें पे मोदी लाए तो हम 3रे पे लाएंगे। मोदी विकास की बात कर रहे, ये क्या कह रहे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान खत्म हुआ तो जाति जनगणना, ठीक है। राम मंदिर पे भी यही सवाल उठाते थे। अब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो तारीख पूछ रहे थे, अब वो कह रहे कि उसका जो खर्चा है वो बताओ। कौड़ी का पैसा दिया नहीं, जवाब आपको सवाल जवाब के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि I.N. के जो 26 चिरकुट है ना, इस देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा ना बेरोजगार है, ना देश में किसी भी तरीके की महंगाई है, और ना किसी भी तरीके का देश में डर का माहौल है। जो डरा हुआ है वो गाजा पट्टी जा सकता है, खुला हुआ है, हम भेजने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जिसको महंगाई लगती है हम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में आटा खरीद के खा के देख ले। और जिसको बेरोजगारी भी लगती है तो हम उसे श्रीलंका और बांग्लादेश भी भेज सकते हैं, क्योंकि भारत में अगर किसी को लग रहा है कि 140 करोड़ जनता, सुनिए 140 करोड़ जनता, मैं कहता हूँ जनसंख्या पे जिस दिन कानून बन जाएगा, एक व्यक्ति कहता है कि हमारा कानून कहता है कि 12 बच्चे पैदा करो पर रोजगार देगा मोदी। जब उस दिन से वो कानून बन जाएगा ना, तो हर युवा को रोजगार भी मिलेगा, महंगाई भी कंट्रोल में होगी और सारी अर्थव्यवस्था भी अपने आप चलन में आएगी। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ये भी तो बयान है पक्ष विपक्ष की तरफ से, जैसे कि अभी 2018 में 4 नंबर में था इंडिया, अच्छा अक्टूबर में आते अक्टूबर 23 में आता है तो 12 नंबर में गिर गया है। वो तो विपक्ष से कहने वाला 5वीं नंबर में है अभी। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जी। कोरोना कब आया था आपको पता है? कोविड कब आया था पत्रकार महोदय? 2019 में आया था, याद है ना आपको? 2019 में सारी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड की गिरी पड़ी थी। भारत 140 करोड़ जनता को संभाल के और चलते हुए 2 वैक्सीन स्वदेशी उत्पाद करता है और पूरे वर्ल्ड में भी बेचता है और फ्री में पूरे देश को वैक्सीन भी लगवाता है। और उस लेवल से आज 2023 में हम 5 साल बीत गए, 4 से 5 साल हम
12वें से 5वें अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यही कांग्रेस होती ना, पोलियो की वैक्सीन 15 साल लगे थे भारत में लाने के लिए, पर मोदी जी को कोविड का वैक्सीन तैयार करवाने में 1 साल भी नहीं लगा। ठीक है, ये तरक्की होती है। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि 12वें से 5वें अर्थव्यवस्था, 28 राज्य हैं। मैं आपको गिनती के साथ बता सकता हूँ, अगर कोविड में राहुल गांधी होते ना, 28 के 28 राज्य बिक चुके होते हैं इटली में, और उसके बाद हर एक भारतीय के ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख का कर्जा होता। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पर मोदी जी ने उसको संभाला और देश में भी वैक्सीन फ्री में लगवाया और वहाँ भी भेजा जहाँ पर जरूरत थी। ठीक है, हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, उसको हम लेकर चलते हैं। वो सरिया की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। लेकिन तो अभी विपक्ष तो पूरा तड़का लगा रहे हैं भाई, विपक्ष तड़का लगा रहे हैं, पूरा होने नहीं देंगे। क्या चीज नहीं होने देंगे? जैसे कि अभी 2024 के इलेक्शन है, पूरा एकदम अलग से लेकर उसको, जैसे कि अभी राम मंदिर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का हाथों से होने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ विपक्ष की औकात नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से पहले योद्धा भी रह चुके हैं। ठीक है, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने रथ यात्रा का वो क्या नाम है, अरे वो भी किया था। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे चलाया भी था रथ यात्रा, उसका पूरा देखा भी था। तो नरेंद्र मोदी राम मंदिर के योद्धा भी रह चुके, तो उनको अधिकार है इस चीज़ का। और नरेंद्र मोदी इसलिए अधिकार है क्योंकि नरेंद्र मोदी आते हैं तो 500 सालों वर्ष जो कहते थे ना कि राम मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, किसी का सर नहीं बचेगा, तो वो चीज़ खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार में राम मंदिर बना भी और उसके बाद एक मच्छर भी नहीं मरा। तो नरेंद्र मोदी को अधिकार है कि राम मंदिर का उद्घाटन करे। विपक्ष को इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के ही जो सोनिया गांधी है, जिनको ये माता मानते, राजमाता, उन्होंने राम सेतु पे सवाल उठाया, उन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। वही लालू यादव जब राम मंदिर का रथ यात्रा बिहार से निकल रहा था तो उन्होंने रुकवा दिया था। वही मुलायम सिंह यादव जब कार सेवक वहाँ पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने खड़े गोलियां चलवा दी थी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे राम विरोधी हैं, पर नरेंद्र मोदी इकलौता है जो राम की बात करता है, महाकाल की बात करता है। आप चाहे जाके काशी से देख लो, चाहे केदारनाथ से देख लो, अभी काशी की बारी है, उसके बाद मथुरा की शुरुआत होगी। कोई रोक नहीं पाएगा। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, राम की धरती है, जो इस देश की संस्कृति है ना, उसको वापस लाने का एक स्वर्णिम समय है। वो 70 साल सरिया के हिसाब से चल चुका, पर ये जो आगे का चलेगा ना, ये सनातन का स्वर्णिम सदी है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। किसी की औकात नहीं है कि इस सनातन के सदी को रोक सके। नरेंद्र मोदी अभी एक समझ लो बर्फ है, पर आग का टुकड़ा यूपी में पड़ा हुआ है। जिस दिन वो आएगा ना, ये समझ लो कि ये जो बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करने देंगे, काशी का नहीं करने देंगे, मथुरा का नहीं करने देंगे, अपने आप ही बोलती बंद होगी। या तो कोई इटली में मिलेगा या तो कोई पाकिस्तान में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है 2024 में अभी जो राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है, तो उसको विपक्ष पार्टी को क्या लगता है? विपक्ष की औकात नहीं। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया गया, निमंत्रण खुला बोलता हूँ, क्योंकि ये राम विरोधी है। राम विरोधी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा, जो राम भक्त होगा उसको बुलाया जाएगा। और और मैं बताता हूँ, राम के मंदिर का वो हो रहा है ना, आपको बुलाने की क्या जरूरत है? आप इतने भी बड़े VIP हो गए कि राम से बड़े आप हो गए कि आपको बुलाना पड़ेगा। अपनी औकात तो पहुंचो ना, वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि राम से बड़े अपने आप को समझ के बैठे हैं। राम की संस्कृति को ये भूल चुके हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि राम इस देश की संस्कृति नहीं, समर्पण, आत्मा और विश्वास है। और हर व्यक्ति के, हर हिंदू और जो सनातनी है ना, वो राम को अपना आदर्श मानता है। हम उनको आदर्श नहीं मानते कि सर तन से जुदा के नारे लगवा दो। हिंदू में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन में सीधा सीधा है कि हर कोई हमारे लिए जो है, सब हमारे परिवार का हिस्सा है, एक बराबर है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि राम से बड़ा कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का उद्घाटन रुकवा, पहले जनसंख्या जब कंट्रोल में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, तो हर युवा को नौकरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और B.Tech और B.Ed की बात मैं करता हूँ, B.Tech और B.Ed की 40-45 हजार रुपए में डिग्रियाँ बिक रही है मार्केट में, लोग लेके बैठे। उन्हीं B.Tech और उनकी बात करूँ ना, तो बेंगलुरु में खाली नौकरी पड़ी है, लगा पड़ा है, वहाँ पर कोई लेने वाला तैयार नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जाति जनगणना क्या होता है कि हिंदू में बांट दो, ब्राह्मण इतना है, इसमें बांट दो, फूट डालो, राज करो, ये सबसे बड़ा काम रहा है। ये इसके वोट डालो, राज करने का ये मेरा तरीका नहीं है। मैं किसी को गलत संदेश दूं। सवाल ये है कि अगर संविधान के अवरुद्ध है, अगर इस देश में, मेरी बात सुनिए, संविधान के अवरुद्ध, अगर संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना
संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ जाति जनगणना? और भारत के किस व्यक्ति ने बोला जाति जनगणना? मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए जाति जनगणना कराना है। मैं कह रहा हूँ, एक बिहार का मुख्यमंत्री अश्लील बातें करता है, उस पर जवाब नहीं आएगा। राहुल गांधी अंड संड की बातें कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं आएगा। बस ये करा लो, हिंदुओं को बांट लो और किसी भी तरीके से शरिया कानून इस देश में लागू कर दो। ये जो पहले 2014 से पहले चल रहा था ना, कि एक प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर क्या बोलता था कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज एक देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि इस देश में सबसे पहला संसाधनों पे अधिकार गरीबों का है। तो वो सही है या मुसलमानों के हक का सही है? वो वही कराना चाह रहे, ये वही कराना चाह रहे। और विपक्ष का जो नेता है वो वही कराना चाह रहा है कि देश में दंगे बंद हो गए, आतंकवाद बंद हो गया, बम फूटने बंद हो गए, आज देश सुरक्षित है। तो ये वही माहौल लाना चाहते हैं कि फिर से सीट के नीचे देख के बैठना कि बम ना पड़ाओ। ये वही माहौल दोबारा चाहते हैं। और एक 2024 में तारा राम भूमि वहाँ अयोध्या में तारा बहुत खुशी से तारा मनाया जा रहा है, धूमधाम से। जी जी। और सुनो, पहले इधर सुनोगे कि जी जी उधर कहोगे। जी बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई नेता नहीं है पूरे विश्व में। पता लगा लेना, कोई विश्व में कोई मोदी जैसा नेता नहीं है। यहाँ कांग्रेस लूट के खा रहा था पब्लिक के, वही मोदी बांट रहा है। ठीक है, हम लोग का देश में मोदी चाहिए। हाँ, जब तक ये संसार रहेगा हिंदुस्तान, तब तक मोदी ही, बीजेपी ही रहेगा। मोदी चले जाएंगे फिर बीजेपी कोई दूसरा आएगा, लेकिन कांग्रेस कभी जीवन में नहीं आएगा। ये हमारा चैलेंज है। जी। हाँ, लेकिन अभी एक विपक्ष पार्टी की तरफ से एक बयान आया है। जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो वे एक विवादित बयान दिया है। जैसे कांग्रेस की बात करें, एक पूर्व वरिष्ठ नेता ने एक विवादित बयान। सड़क पे रुकवा के दिखा दे, मैं कहता हूँ रुकवा के दिखा दे, हवा मिल जाएगी। जो आपको क्या लगता है 2024 में पक्ष विपक्ष की जैसे केंद्र सरकार बीजेपी और विपक्ष पार्टी को क्या लगता है 2024 किसका? ये 26 चिरकुट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई डॉट एन डॉट के जो 26 चिरकुट है ये आपस में ही लड़ जाएंगे। अखिलेश यादव अलग हो गए यूपी से। ठीक है, ममता बनर्जी कह रही कि ना चल, वो कह रही पहला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। ठीक है, लालू यादव कह रहे हैं कि हम जेल में से ही प्रधानमंत्री बनेंगे पर हम ही बनेंगे। ठीक है, वहाँ से राहुल बाबा कह रहे हैं नहीं, सोना का जो फॉर्मूला वो हमारे पास ही है, तो हमें ही बनाना पड़ेगा। ये आपस में ही सर कलम कर लेंगे। आपको विपक्ष को कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है? विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी है ना। भ्रष्टाचारी के अलावा इन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचारी किया, अब उस पर कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि जब कार्रवाई होने लगा, बागड़ बिल्ले जो जैसे जैसे जेल में जाएंगे ना, वैसे वैसे ये कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसी लोकतंत्र की हत्या पे ना पूरा देश खुश है। कह रहा कि 70 साल का जो लूटा हुआ है कम से कम हिसाब तो होगा। कम से कम अयासी जो करी है उसका 1-1 रुपए का हिसाब लेना जरूरी है। और 80 करोड़ जनता, मैं 20 की बात नहीं करूंगा, 80-20 की मैं कर रहा हूँ। 80 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी की जी के साथ है और राम मंदिर के भी साथ है। वो 20 करोड़ जो है ना, वो काशी का भी विरोध, सुनिए, काशी का भी विरोध कर रहे, राम मंदिर का भी कर रहे थे। भाईचारे की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ भाईचारे की बात करते हैं। मैं अभी काशी गया था 1 से 5 तारीख के बीच में, मैंने काशी कॉरिडोर देखा, मैंने वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद भी देखा। भाईचारे की बात करते हो तो अरे वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको दे दो ना, तुम्हारा वहाँ तो हक, तुम्हारा तो कोई आस्था ही नहीं है, हमारी आस्था है, दे दो, मैं भाईचारा मान जाऊंगा। नहीं देंगे। मोनोप्लेंट है, एजेंडा है, खेल खेलना है, देश में दंगे भड़काने, किस तरीके से देश में अरे ये आग फैलाना, कैसे फंडिंग लेना, ये सारा काम वहीं से चलता है। राम मंदिर हम लड़े, हम जीते लिए, फिर भी आज भी उनके दर्द उठता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आज तुमने राम मंदिर बना लिया, पर जब हमारी सरकार आएगी, जब हम व्यवस्था में आएंगे तो हम राम मंदिर नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन देखो, अभी तुमने कुछ पॉइंट मेरे को दिखाया है, अभी जो राशन को लेके कुछ पॉइंट लिखाया था, लेकिन अभी जो दिसंबर में जो राशन का केंद्र सरकार को समाप्त होने वाला था, लेकिन ये इलेक्शन का टाइम पे जब केंद्र सरकार ने उसको 5 साल तक बढ़ाया है, जैसे कि कोरोना काल में जैसी राशन सबको देने के लिए वो की थी केंद्र सरकार ने 80 करोड़ देशवासियों को। लेकिन देखो, ये 5 साल को बढ़ा के अभी दिसंबर खत्म होने वाला था, ये विपक्ष ने तो उसको सवाल खड़ा कर रहा है, इसके लिए कारण कि चुनाव होने वाला है 5 में, इसकी वजह से। कर्नाटक में क्या दिया था पता है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बिजली फ्री, लाख रुपए कैश की
बात कर रहे थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, लाख रुपए, स्कूटी, नौकरी, मोबाइल, कितने सारे वो फ्री के वो किए। मोदी ने कोई वो घोषणा नहीं किया है। मोदी ने कोरोना से लेके अभी तक वो देख रहे हैं कि लोगों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है, तो वो मदद के रूप में किया जा रहा है। किसी की तरह घोषणा चुनाव जीतने की है। मैं कह रहा हूँ 2014 में जीते, 2019 तक कहीं पर था? राशन फ्री में था? नहीं था ना, फिर भी मोदी जीता ना। जनता को राशन से मोहब्बत नहीं है, जनता को देश की सुरक्षा से मतलब है। देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज देश में 7 एम्स से 15 एम्स पे आने वाली व्यवस्था, 12वें नंबर से क्या नाम है हम, अरे तीसरे नंबर पे मोबाइल इकोनॉमिक में आते हैं। उसके बाद रोड मैप हमारा आज हर एक दिन में 33,000 किलोमीटर की रोड तैयार हो रहे हैं। हाईवे के लिए हम वो कर रहे हैं। 25 से ज़्यादा मेट्रो सिटी बन चुके हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी की बात किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। ये क्या बात करते थे? दंगे की बात करते थे। तो जब विकास हो रहा है, विकास की बात हो रही है, तो इनको जलन होगा। ये किसी भी तरीके का किसी भी जनता को फ्री का कोई लुभावन नहीं है, वो एक तरीके से मदद है और वो आगे तक चलता रहेगा जब तक जनता की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो जाती। ठीक है, तो धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल जो देखेंगे, जो जिस तरह से जो अलग अलग से जनता ने राय दी है, तो इसके लेकर आपको क्या राय है कमेंट करके बताना। जय हिंद, नमस्कार।